नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग राजस्थान के किलों के बारे में, दुर्गों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम एक बहुत ही प्राचीन दुर्ग और बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसने कभी हारना सीखा ही नहीं, ऐसा दुर्ग जहाँ के राजाओं ने संघर्ष पे संघर्ष किए, उस दुर्ग के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। और उस क्षेत्र के दो मुख्य दुर्ग हैं, उनमें भी उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला दुर्ग है, देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये आपको दिख रहा होगा दुर्ग। इस दुर्ग के बारे में क्या कहा जाता है? इतना भव्य, इतना विशाल दुर्ग है कि इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि दुर्ग गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यानी कि गढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ ही है, मतलब देखने में बड़ा, सबसे बड़ा गढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ ही है। उसके आगे बाकी सारे गढ़ जो है छोटे छोटे गढ़रिये के समान दिखाई देते हैं। दूसरा हम करेंगे इसी चित्तौड़गढ़ के साथ साथ में एक कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा। ये दुर्ग, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, सैनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसको मेवाड़ की आंख के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इस दुर्ग में रहकर पूरे मेवाड़ क्षेत्र को अपन देख सकते हैं। तो आज इन दुर्गों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में सबसे पहले जानकारी लेते हैं। देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यह दुर्ग, मतलब ध्यान रखना, 7वीं या 8वीं सदी, फिक्स नहीं पता है, 7वीं या 8वीं सदी के अंदर चित्रांगद मौर्य नाम का एक मौर्य शासक था। उसने 8वीं सदी में इस दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, ये मौर्यकालीन दुर्ग है, मौर्यों का दुर्ग है, मौर्यों द्वारा बनाया हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह नाम सुना होगा, उन्हीं के वंशज में आगे एक शासक हुआ जिसका नाम था चित्रांगद मौर्य। उसने 8वीं सदी के अंदर इस दुर्ग का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम, इसको बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है, जैसे देखना, सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर, यानी कि बहुत जितने राजस्थान के अंदर दुर्ग है, उन सारे दुर्गों के ऊपर का ये दुर्ग है, उन सब दुर्गों का मुकुट कहलाता है ये दुर्ग। ठीक है ना, इसलिए इसको दुर्गों का क्या कहते हैं? सिरमौर भी कहते हैं। राजस्थान का गौरव, सबसे ज्यादा युद्ध करने वाला, मुगलों के साथ लगातार संघर्ष करने वाला, और भी कई राजाओं के साथ संघर्ष करने वाला ये दुर्ग था, इसलिए इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। मालवा साइड से राजस्थान में प्रवेश होता था, इसलिए मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। राजस्थान की दक्षिणी सीमा था, उसका ये प्रहरी था, इसलिए इसको दक्षिणी सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है। जैसे ये राजस्थान है, तो ये राजस्थान का ध्यान रखना, तो ये राजस्थान का नीचे का भाग है, ये दुर्ग यहाँ पे बना हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है ना, तो ये नीचे से कोई भी आक्रमण होता राजस्थान के नीचे वाली सीमा से, दक्षिणी सीमा से, तो ये उसको रोकता था, इसलिए इसको दक्षिणी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। त्याग व बलिदान का दुर्ग, इस दुर्ग में ध्यान रखना बहुत सारे साके हुए हैं, बहुत सारी वीरांगनाओं ने जौहर किया है, बहुत सारे वीरों ने यहाँ पर केसरिया किया है, जैसे रानी पद्मिनी। आगे जाके भी अपन बहुत दुर्गावती वगैरह इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको त्याग व बलिदान के दुर्ग के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी कि आज भी इसके अंदर लोग रहते हैं। लिविंग फोर्ट का अर्थ होता है जहां पर खेती बाड़ी वगैरह सारी चीजें उपलब्ध हो, सब किया जा सके, इतना बड़ा दुर्ग है जहां पर खेती भी की जाती है, एग्रीकल्चर की फार्मिंग भी होती है। तो ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के जैसी है। जिस प्रकार व्हेल मछली होती है, ये लंबी चौड़ी व्हेल मछली, इस तरह की आकृति है इसकी। ध्यान रखना, व्हेल मछली की तरह इसकी क्या है? आकृति है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण, जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ है वो किसने किया है? मामू अफगान का था। किसका होता है प्रथम विदेशी आक्रमण? मामू अफगान नामक व्यक्ति का प्रथम विदेशी आक्रमण होता है। इस गढ़ के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है? देखो, अबुल फजल की है, देखो, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये अबुल फजल के वाक्य है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सारे उसके सामने क्या है? गढ़ैये के समान है, छोटे छोटे गढ़रिये के समान है। चित्तौड़गढ़ के देखो प्रमुख साके, इस दुर्ग में 3 साके हुए हैं। ठीक है ना, साके होना अच्छी बात भी है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस दुर्ग में साके नहीं हुए वो दुर्ग कमारा दुर्ग है। ठीक है ना, राजस्थान में साका करना एक, मतलब कह सकते हैं उसको बहुत ही बड़ी बात होती थी। साका यानी वीरों द्वारा, वीरांगनाओं द्वारा किया जाता था, इसलिए कहा जाता है कि जिस दुर्ग में साका हुआ है वह तो दुर्ग पूर्ण दुर्ग है, और जिस दुर्ग में साका नहीं हुआ है उस दुर्ग को कमारे दुर्ग के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, देखते हैं, 3 साके हुए हैं। देखो, पहला साका कब होता है? 1303 में। उस समय शासक कौन थे? उस समय इसके शासक थे रतन सिंह, राणा रतन सिंह थे, रावल रतन सिंह, सॉरी, राणा नहीं थे, रावल शाखा से थे। तो रावल रतन सिंह इसके शासक थे। और ध्यान रखना,
आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी था AK 47 मत समझ लेना, AK अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, AK कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, इसने आक्रमण किया था। देखो अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग वर्णन है। एक किताब कहती है क्या कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए इस किले पर आक्रमण किया, परंतु देखो कई किताबें ये कहती है कि गुजरात के मार्ग पे पड़ता था, इसलिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग था। और अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति भी थी, इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर क्या किया? आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था। इस साके में रावल रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, उसने किया था जौहर। इसी कारण ध्यान रखना, प्रतिवर्ष चैत्र मास में जौहर मेला लगाया जाता है यहाँ पर। प्रतिवर्ष चैत्र मास में यहाँ पर क्या लगता है? जौहर मेला लगता है। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे इस किले के बारे में और आगे जानकारी लेते हैं। ध्यान रहे हमारे चैनल यूट्यूब पर जो चैनल है हमारा ओवन थॉट स्टडी पॉइंट, इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में आगे की जानकारी। देखिए पहला साका हो गया है रावल रतन सिंह के टाइम में। अब दूसरा साका इसमें कब होता है? दूसरा साका होता है 1534 के अंदर। कौन आक्रमण करता है? ध्यान रखना, गुजरात का बहादुर शाह। ठीक है, और उससे युद्ध कौन करता है? चित्तौड़ के। तो ध्यान रखना, सेनापति होते थे कौन? रावल बाग सिंह, ये सेनापति थे। और उस समय चित्तौड़ की महारानी कौन थी? तो ध्यान रखना, महारानी कर्मावती के समय में। ध्यान रखना, सेकंड साके की बात कर रहे हैं अपन। दूसरा साका की बात कर रहे हैं, कब होता है? 1534 में। दूसरा साका कब होता है? सेकंड साका कब होता है? 1534 के अंदर। कौन? महारानी कर्मावती थी। ठीक है ना। और उसका सेनापति कौन था? बाग सिंह। ठीक है ना। रावल रतन सिंह के टाइम में भी दो व्यक्ति थे, ध्यान रखना, उनको भूलना मतलब कि चित्तौड़ की गौरव को भूलने के बराबर है। वो दो व्यक्ति थे, उनको भूलना नहीं चाहिए। उसी तरह रानी कर्मावती के समय में ध्यान रखना, इस रावल बाग सिंह को भूलना मतलब चित्तौड़ के गौरव को भूलने के जैसा है। तो आगे देखते हैं, ये हुआ दूसरा शाखा। तीसरे शाखा की बात करते हैं। तीसरा शाखा होता है 67-68 के अंदर। ये शाखा होता है, ध्यान रखना, उदय सिंह शासक थे उस समय। और अकबर यहां पर आक्रमण करता है और कहते हैं कि अकबर ने बहुत ज्यादा इस किले के अंदर कत्लेआम करवाया था, बहुत ज्यादा स्त्री और पुरुषों का कत्ल करवाया था। अकबर था और फतेह सिंह सिसोदिया, ये ध्यान रखना, इसमें दो लोग थे। एक तो कौन थे? जयमल और फत्ता, ये दो थे। जयमल ये मेड़तिया राठौड़ था और ये सिसोदिया। ठीक है ना। इन दोनों के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जयमल, इस शाखे के बारे में तो बहुत मैंने आपको हर वीडियो के अंदर लगभग बताया है कि जब ये शाखा हुआ था तब अकबर को पता चला कि किले के अंदर कौन है? जयमल मेड़तिया है, जिसके नागौर को हमने जीता था, मेड़ता को जीता था हमने। तब अकबर इसको लालच भी बहुत देता है कि मैं तुझे मेड़ता दे दूंगा, मानता नहीं। मैं तुझे नागौर भी दे दूंगा मेड़ता के साथ में, मानता नहीं। और लिखता है वापिस कि भूख न मेटे मेड़ तो ने ना मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। मतलब इतने बहादुर व्यक्ति थे कि इनको इतना लालच दिया गया कि तेरे को मेड़ता और नागौर दोनों दे दूंगा, दे दे मेरे को, चित्तौड़ दे दे ना। तब इसने लिख के और भी लिखा था कुछ कि है गढ़ मारो हूं धनीर असुर फिरे किम आण, ऊंचा जो चित्रकूटरी दीदी मोहे दीवान। तो ये वाक्य थे इनके, जयमल जी के। और ये तीसरा शाखा ध्यान रखना हुआ था, और शासक थे उस समय उदय सिंह। और फतेह सिंह की जो पत्नी थी फूल कंवर, उसने जौहर किया था, जौहर की अगुवाई की थी। इस दुर्ग के अंदर तालाब बने हुए हैं, जिसके अंतर्गत घी तेल बावड़ी, ध्यान रखना, और भीमलत कुंड है, इसके अंदर रत्नेश्वर तालाब है, गौसुंडी की बावड़ी है, खातन की बावड़ी है। और इसके अंदर भंडार है, कौन कौन से? देखो, नवलखा या नवकोट भंडार है, जिसका निर्माण बंदीर ने करवाया था। ठीक है।
और उसे लघु दुर्ग के नाम से भी, चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और इस किले के बारे में वाक्य तो आपको पता ही है, प्रसिद्ध है, कौन सा? अबुल फजल ने कहा था कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं हम आगे अगले किले कुंभलगढ़ के बारे में चर्चा करने के लिए। ध्यान रखना, पहला हुआ है 1303, फिर 1534 और 67-68। तीन में रतन सिंह एके। ध्यान रखना, तीन शाखे, तीनों शाखों का ध्यान रखना। पहला शाखा 1303 आर वर्सेज एके, ठीक है ना। दूसरा शाखा है आपके 1534 और यहां पे है इसका शासक थी कौन? कर्मावती, तो के। और ऑब्लिक में आप कर सकते हो बाघ सिंह बी वर्सेज, आगे कौन है आपके? बहादुर शाह, बी एस बहादुर शाह, ठीक है ना। तीसरा शाखा होता है आपके कब? 67-68 में, तो 1567-68। शासक कौन है? उदय सिंह यू। और सेनापति कौन है? जयमल और फत्ता, जे आप कर सकते हो, वर्सेज कौन है? अकबर, ठीक है ना। तो ये तीन शाखों का इस दुर्ग में महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे की स्लाइड में अपन चलते हैं, जानकारी लेते हैं हम विजय स्तंभ के बारे में। इस किले के अंदर एक विजय स्तंभ बना हुआ है, महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया है, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी कि ये एक विजय स्तंभ है, ये 9 मंजिला विजय स्तंभ है। ये यहाँ पर इसकी बारे में राजस्थान सरकार द्वारा लिखा गया है कि इसका निर्माण किसने करवाया, क्या करवाया, सब चीज लिखी हुई है। और ये एक 9 मंजिला स्तंभ है, तो इसकी जानकारी अपने पास यहाँ है, तो हम ले लेते हैं विजय स्तंभ। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसकी आकृति कैसी है? डमरू के समान है, ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और आकृति कैसी है? डमरू के समान। 9 मंजिला है, ठीक है ना, इसलिए इसको नवनिधि का प्रतीक भी कहते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी के बारे में सुना है आपको? ये 9 मंजिला होने के कारण इसको नवनिधि के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण कौन करवाता है? महाराणा कुंभा करवाते हैं 1440 से 1448 के मध्य, ठीक है ना। सारंगपुर मालवा, ध्यान रखना, सारंगपुर मालवा से युद्ध किया था इन्होंने और उस युद्ध में जीत गए थे, और उस युद्ध की जीत की उपलक्ष्य में इसको निर्माण करवाया गया था और अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को समर्पित है ये। आगे देखते हैं, ये 122 फीट ऊंची 9 मंजिली इमारत है, 157 सीढ़ियां हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसके आधार की चौड़ाई जो है वो 30 फीट है। आधार मतलब ये, इसकी चौड़ाई कितनी है? 30 फीट है। शिल्पी कौन थे इसके? ध्यान रखना, जेता, ठीक है। और इसके सहयोगी कौन थे? नाथा, पामा और पूंजा, इनके नाम लिखे हुए हैं। इसी प्रथम मंजिल पर विष्णु कुंभ स्वामी मंदिर स्थित है, इसकी प्रथम मंजिल पर। उसके कारण उपेंद्र नाथ डे ने इसको विष्णु ध्वज भी कहा है। इसके अलग अलग नाम भी है, इसको कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, परंतु ध्यान रखना कीर्ति स्तंभ भी अलग एक बना हुआ है। और इसको ध्यान रखना क्या कहते हैं? विष्णु ध्वज भी कहते हैं इसको। भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि प्रथम मंजिल में भगवान विष्णु की क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है, कुंभ स्वामी मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना, भगवान विष्णु को समर्पित है। ध्यान आगे देखना, तीसरी मंजिल पर इसकी 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। चारों तरफ इसकी मूर्तियां हैं, इसलिए इसको मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसके निर्माण में 90 लाख रुपए का खर्च आया था। इसकी 9वीं मंजिल पर अत्रि, महेश व मेवाड़ी भाषा में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई है, जिसके कारण इसको कीर्ति स्तंभ के रूप में भी नाम से भी जाना जाता है। परंतु एक ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ खुद अलग है, ठीक है ना, और विजय स्तंभ अलग है। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फिर आगे इसके उपनामों के बारे में देखते हैं कि इसको किस किस ने क्या क्या उपनाम दिए, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि इसको किस किस ने क्या क्या उपनाम दिए हैं, तो उसकी भी अपन इसमें चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से इसको उपनाम मिले हैं। विजय स्तंभ के अलग अलग उपनाम हैं, तो उन सबकी अपने को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उपनामों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, विष्णु के 24 अवतारों के सजीव मूर्तियां उत्कीर्ण होने के कारण डॉक्टर गार्टज ने हिंदू मूर्ति कला का इसको अनमोल खजाना कहा है। इस विजय स्तंभ को ध्यान रखना, इसके अंदर भगवान विष्णु की ऐसी मूर्तियां बनी हुई थी जैसे अपने लगता है कि वो मूर्तियां जीवंत है, एकदम हमें हमारे सामने जीवित प्रतीत होती है। इस कारण ध्यान रखना, डॉक्टर गार्टज ने इसको क्या कहा है?
मूर्ति कला का अनमोल खजाना कहा है। ठीक है ना, किसका, ये ध्यान रखना, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी डॉक्टर गार्टस ने कहा है। आगे ध्यान रखना, डॉक्टर गार्टस ने इसे क्या कहा है, हिंदू मूर्ति कला का अजायब घर भी कहा है। इसको विक्ट्री टावर भी कहते हैं, जीत का प्रतीक भी कहा जाता है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताया है। डॉक्टर आरपी व्यास ने इसे हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि कहा है। डॉक्टर सीमा राठौड़ ने संगीत की भव्य चित्रशाला कहा है, क्योंकि इसके अंदर ध्यान रखना उस समय के शस्त्रों के बारे में और संगीत वगैरह जो वाद्य यंत्र थे उनके भी इसमें चित्र और मूर्तियां बनी हुई है। तो ध्यान रखना, इसको डॉक्टर सीमा राठौड़ ने इसको संगीत की भव्य चित्रशाला भी कहा है। गोपीनाथ शर्मा ने लोक जीवन का रंगमंच कहा है, और उपेंद्र नाथ डे ने विष्णु ध्वज कहा है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पौराणिक देवताओं का अनमूल्य कोष बताया है। तो ये सारे के सारे तथ्य आपको याद होने जरूरी है, इनमें से कोई भी तथ्य आपको पूछा जा सकता है, सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। अगला किला अपन लेते हैं जिसको कहा जाता है, ध्यान रखना, कुंभलगढ़। मेवाड़ की तीसरी आंख के रूप में जाना जाता है, थर्ड आई ऑफ मेवाड़। ठीक है, अब लेते हैं कुंभलगढ़। देखो कुंभलगढ़, ये किला आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही ऊंचाई पे बना हुआ है। इसके बारे में ये तक कहा जाता है कि अगर इसको ऊपर से नीचे ऐसे देखा जाए खड़े होकर, तो सिर पे पहनी हुई पगड़ी या टोपी जो है वो नीचे गिर जाती है। इतना ये ऊंचाई पर बना हुआ है कि इसको देखने के लिए इतना ऊपर देखना पड़ता है। ये किला आपको दिखाई दे रहा है, इसकी दीवार इतनी मोटी है कि इसके ऊपर दो घोड़े आराम से एक साथ चलाए जा सकते थे। ठीक है ना, चीन की दीवार के बाद में कहा जाता है ये सबसे बड़ी दीवार है। तो आगे देखते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग उपनाम मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। ध्यान रखना, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा के बीच में है, इसलिए इसको मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। मेरुदंड, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है इसको, चित्तौड़गढ़ की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है इसको, मेवाड़ की रीढ़ की हड्डी। मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली, जब मेवाड़ राजाओं को चित्तौड़गढ़ के अंदर खतरा महसूस होता था तब वो इस दुर्ग में आ जाते थे, तो इसलिए इसको शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। मेवाड़ की तीसरी आंख इतना ऊंचाई पर है कि इससे पूरे मेवाड़ के ऊपर नजर रखी जा सकती है, इसलिए इसको मेवाड़ की तीसरी आंख के रूप में भी जाना जाता है। एत्रकुन, एत्रकुन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने बताया था कि ये तो एक एत्रकुन है। ठीक है ना, मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी नामक स्थान पर यह निर्मित है, राजसमंद के अंदर। सादड़ी नामक स्थान पर यह निर्मित है, कहा, राजसमंद के अंदर। जिले की अरावली पर्वतमाला की 3568 फीट ऊंची चोटी पर स्थित है। दुर्ग का निर्माता महाराणा कुंभा थे। वैसे इसको ध्यान रखना, यहां पर खंडहर पहले से ही था, फिर महाराणा कुंभा ने इसके ऊपर नए दुर्ग को बनाया, इसलिए। और इसका वास्तुकार कौन था, मंडन था। ठीक है ना, निर्माता कौन है, महाराणा कुंभा। 43 से 58 के बीच में इसका निर्माण हुआ है, वास्तुकार था मंडन। ठीक है, महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण अपनी पत्नी कुंभल मेरू हेतु करवाया था। इसके अंदर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है कुंभ श्याम मंदिर, जिसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया है। इस मंदिर में 5.5 फीट का एक शिवलिंग है, जिस पर बैठ के कहते हैं कि महाराणा कुंभा उस शिवलिंग का जलाभिषेक करते थे बैठकर। तो सोचो महाराणा कुंभा की खुद की हाइट क्या रही होगी। अबुल फजल ने कहा है, यह दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर बना है कि इसके नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। अबुल फजल के शब्द है। अबुल फजल, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा लेखक हुआ है, उसने हर एक चीज को दृष्टि वृत्तांत लिखा है, अपने आंखों से देखते देखते लिखे है हर चीज को। तो उसकी किताबों को अपन पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम हिस्ट्री को जान भी सकते हैं। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं कुंभलगढ़ के बारे में। देखिए कुंभलगढ़ का जो प्रवेश द्वार है, ये आपको किला दिखाई दे रहा होगा, इस किले का जो ये प्रवेश द्वार है, ये इस प्रवेश द्वार को औरठ पोल के नाम से जाना जाता है। औरठ पोल से होकर निकला जाता है इस प्रवेश द्वार में, ध्यान रखना। कुंभलगढ़ दुर्ग में रानी झाली का मालिया स्थित है। झाली रानी का मालिया स्थित है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर झाली रानी का मालिया स्थित है। इसे अटपटा महल भी कहते हैं। ठीक है ना, झाली रानी के मालिया को क्या कहते हैं, अटपटा महल भी कहते हैं। इसमें नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है। कर्नल जेम्स टॉड ने यूनानी शैली का मंदिर कहा है उसको। कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं, जो नीलकंठ महादेव मंदिर बना वो यूनानी शैली के अंदर बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 स्तंभों की छतरी बनी हुई है। पृथ्वीराज सिसोदिया जानते हो, वो भूल गए,
इसी को कहते हैं क्या, उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का नाम भी तारागढ़ दुर्ग रखा था। ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ 36 किलोमीटर लंबी व 8 किलोमीटर चौड़ी दीवार है, जिसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके रहिए, ताकि हम आप लोगों हर एक व्यक्ति तक ये विशेष जानकारी पहुंचा सके। बच्चों को जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक हर एक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद, धन्यवाद।